नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कल बात की थी एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की, उसकी सामान्य जानकारी की हमने बात की थी। और आज फिर से जो बचे हुए थे एल्गी के जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण और उसके हैबिटाट, आवास के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बिना समय खराब किए अब स्टार्ट करते हैं हम। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, शैवालों के सामान्य लक्षण। शैवालों के सामान्य लक्षणों में हमने उसके बारे में कि पर्णहरित युक्त क्लोरोफिल पाया जाता था, स्वपोषी पादप थे, थेलसी पादप थे, उनके जन्नांग एक कोशिकीय थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनके बारे में हम कल बात कर चुके थे। आगे हम बात करते इसमें पाए जाने वाले संचित पदार्थ, संचित भोजन, संचित भोजन। इसमें जो स्टोरेज फूड होता है, एल्गी के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें संचित भोजन होता है, वो कौन कौन सा होता है? जैसे कि स्टार्च हो गया, कौन सा? स्टार्च। दूसरे नंबर पर ऑयल, तेलीय पदार्थ हो गए। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम तो हो गई प्रोटीन। चौथे नंबर पर बात करते हैं तो हो गई फैट। ये क्या है? एल्गी में संचित भोज्य पदार्थ है, एल्गी में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ है। एल्गी के सदस्य यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, ये भी हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं इस मुख्य रूप से इसके आवास के बारे में, ठीक है? इसके आवास के बारे में पहले जनरल कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत बात। एक वैज्ञानिक था फ्रिश नामक। कौन सा वैज्ञानिक था? फ्रिश नामक। इसने 1935 में इसके लक्षणों को आधार मानकर कि एल्गी के लक्षण कौन कौन से, जनरल कैरेक्टर्स लक्षणों की बात कर चुके हैं हम, इसके लक्षणों को आधार मानकर फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण दिया। एल्गी के लक्षणों को आधार मानकर फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने 1935 में एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिया, जिसके द्वारा उसकी संरचना और उसमें पाए जाने वाला जनन, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, यानी उसकी संरचना और उसमें पाए जाने वाले जनन नामक प्रकाशन में शैवालों को क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया। अब किस प्रकार से वर्गीकृत किया? कौन कौन से लक्षण थे जिनके आधार पर फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने एल्गी को वर्गीकृत किया? पहला था एल्गी के थैलस की संरचना। एल्गी में जो थैलस पाया जाता है उसकी क्या स्ट्रक्चर थी। दूसरा था सेल में स्टोरेज फूड का प्रकार। हमने बात की एल्गी की स्टोरेज फूड की, उसमें संचित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, संचित भोजन कौन कौन सा होता है। ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये क्या है उसमें संचित पदार्थ, उसको भी उसने आधार माना। तीसरा है फ्लैजिला का प्रकार और उसकी संरचना। कल वाली क्लास में हमने बात की थी कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उसमें पाए जाने वाले फ्लैजिला का प्रकार और उनकी संख्या, कोई कौन सा पार्श्व स्थिति में जुड़ा है, कौन सा शीर्ष स्थिति में जुड़ा है। क्लोरोफाइसी की बात की थी, 2 से 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं। और अगला आधार है सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये इंपोर्टेंट था। कोशिका भित्ति की संरचना, सेल वॉल स्ट्रक्चर यानी कोशिका भित्ति की संरचना। उसके आगे बात करते हैं शैवालों में उपस्थित प्रजनन की विधियां, कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन होता है, या लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किस प्रकार से। इन सारी बातों को उसने आधार मानकर, बेसिक मानकर, उन्होंने एल्गी को 12 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में? 12। उस 12 वर्गों में बांटने के बाद 3 तो हमने कल पढ़ लिए थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे, लेकिन हमने इसके बारे में जो बेसिक था कि क्लोरोफाइसी इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई थी। क्लोरोफाइसी की सेल वॉल किसकी बनी थी? क्लोरोफाइसी
सेल वॉल किसकी बनी थी? सेलुलोज की। इसमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल कौन सा पाया जा रहा था? ए एंड बी। अरे भाई ए एंड बी तो पाया जा रहा, ए और बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसको सामान्यतः ग्रीन एल्गी कहा जा रहा था। अब इसको ग्रीन एल्गी क्यों कहा जा रहा था? अरे भाई क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरे शैवाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी के प्रभावी होने के कारण ये किसकी तरह दिखाई देते हैं? हरी घास की तरह दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल के जितने भी सदस्य हैं, क्लोरोफिल के जितने भी सदस्य हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन एल्गी, हरे होते हैं। और हरा रंग इसका क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। बात करते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी को बोल रहे थे हम भूरे शैवाल, भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए और सी पाया जा रहा था। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जा रहा था। पाया जा रहा नहीं पाया जा रहा। इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल की बनी थी, सेल वॉल के साथ इसकी भी सेल वॉल की बनी हुई थी। ये समस्त सारी बातें हमने कल वाली क्लास में कर ली थी। इसके आगे बात करते हैं हम, ये आधार मान लिया। इसके आगे बात करते हैं कि कल मैंने बताया था आपको थोड़ा सा कि समान गुणों में वृद्धि नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कि मैंने सभी को लिखा था किंगडम, डिवीजन, डिवीजन ये बोल सकते हैं इसको, फाइलम, किंगडम, डिवीजन, फाइलम, फिर आ जाएगी क्लास, फिर आ जाएगा ऑर्डर, उसके बाद में फैमिली, उसके बाद में जीनस और लास्ट में आ जाएगी स्पीसीज। अब देखो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर मतलब स्पीसीज से किंगडम की ओर। स्पीसीज मतलब जाति, जाति से जगत की ओर। अरे कोई भी जीव है, जैसे कोई भी वैज्ञानिक नाम देख लिया, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब ये होमो क्या है? होमो इसका है क्या? वंश, और सेपियंस क्या है? इसकी जाति। सेपियंस क्या है? जाति। तो जाति से किंगडम की तरफ जाते हैं, जाति से जगत की ओर, स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, तो समान गुणों में क्या होती है? कमी होती है। समान गुणों में क्या होती है? कमी होती है। समान गुणों में कमी आती है। समान गुणों में कमी, ये याद रखना, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो समान गुणों में क्या होती है? कमी होती है। और ऊपर से नीचे मतलब किंगडम से जगत की ओर जाते हैं तो समान गुणों में क्या होती है? में वृद्धि। अब जैसे कि ये डिवीजन है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है। अब ऊपर से नीचे आएंगे हम तो समान गुणों में क्या होगी? अरे भाई ऊपर से नीचे आएंगे तो समान गुणों में क्या होगी? वृद्धि। और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तब कमी। जैसे कि ये बात है एल्गी की। एल्गी का डिवीजन यानी वर्ग, फाइलम, संघ कौन सा है? उसका नाम है फाइटो। क्या नाम है? फाइटो। एल्गी का जो फाइलम है, एल्गी को जिस संघ में रखा गया था उस संघ का नाम क्या है? फाइटो। एल्गी को जिस क्लास यानी वर्ग, जिस वर्ग में रखा गया था उसका नाम है फाइसी। क्या नाम है? फाइसी। एल्गी को जिस संघ में, जिस फाइलम में, जिस डिवीजन में रखा गया था उसका नाम क्या है? फाइटो। और एल्गी को जिस क्लास, जिस वर्ग में रखा गया था उसका नाम क्या है?
फाइसी। और एल्गी को जिस ऑर्डर, एल्गी को जिस ऑर्डर, जिस गण में रखा गया था वो कौन सा था? एल्स। एल्स ये क्या है? एल्गी का गण है। और एल्गी का कुल, फैमिली, ये क्या था? एससी। कुल, ये एल्गी का कुल हो गया, ठीक है। और इसका किंगडम कौन सा था? किंगडम की भी बात कर लेते हैं। किंगडम कौन सा था एल्गी का? किंगडम था प्लांटी। प्लांटी, ये क्या था एल्गी का? किंगडम था एल्गी का। किंगडम प्लांटी हो गया, डिवीजन फाइलम संघ फाइटो हो गया, क्लास फाइसी हो गई, ऑर्डर एल्स हो गया, फैमिली एसी हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं एल्गी के आवास के बारे में कि एल्गी का आवास क्या है। एल्गी के आवास के बारे में बात करते हैं तो एल्गी मुख्यतः जलीय भागों में पाए जाते हैं, जहां पे जल हो, जलीय भाग हो या नमी वाले क्षेत्रों में एल्गी सामान्यतः पाए जाते हैं। एक तो हो गया कि जलीय भागों में, या बोल सकते हैं हम नमी वाले क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में एल्गी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जलीय भागों में और नमी वाले क्षेत्रों में एल्गी सामान्यतः पाए जाते। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि कुछ असामान्य आवासों में पाए जाते हैं, कुछ वायु आवासों में पाए जाते हैं। जलीय आवास की बात करते हैं, जलीय आवास कौन कौन से होते हैं? जलीय आवास की बात करते हैं तो जैसे कि एक तो हो गया स्थिर जल और एक हो गया प्रवाहित जल। अरे भाई, एक तो स्थिर जल, जैसे नदी होगी, नदी में जल कैसा होता है? स्थिर। तालाब हो गया, उसमें भी जल क्या होता है? स्थिर। तो बात करते हैं जलीय आवासों की। जलीय आवासों में जैसे कि जलीय आवास नदी, तालाब, पोखर आदि, इनमें जल क्या होता है? स्थिर होता है। जलीय आवासों में हम बात कर रहे हैं स्थिर जल की। किसकी बात कर रहे हैं? स्थिर जल की। स्थिर जल में जैसे कि नदी, तालाब, पोखर, उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? जैसे कि क्लोरोफाइसी पढ़ी थी हमने कल, क्लोरोफाइसी का उडोगोनियम, क्लोरोफाइसी का उडोगोनियम और कारा, क्लोरोफाइसी का उडोगोनियम और कारा, ये दोनों जीव जलीय आवास में रहते हैं। और कौन से आवास में रहते हैं? स्थिर जल में रहते हैं। उसके आगे बात करते हैं और है मिक्सोफाइसी का रिवुलेरिया, ये भी कहां पर रहता है? स्थिर जल में। और दूसरा है प्रवाहित जल। प्रवाहित जल, प्रवाहित जल जैसे कि नाले हो गए, झरने हो गए। अरे झरना बहता रहता है, उसमें जल क्या होता है? हमेशा प्रवाहित होता रहता है। जैसे कि नाले, झरने, इसमें जल क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है। उसके एग्जांपल जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया और क्लेडोफोरा हो गया, ये दोनों कहां पर पाए जाते हैं? प्रवाहित जल में, नालों में, झरनों में, ये हमेशा प्रवाहित जल में पाए जाते हैं। उसके आगे बात करते हैं स्थलीय। अब देखो, आवास को 3 आधारों में बांटा था। कितने आधारों में? 3। पहला हो गया जलीय, दूसरा हो गया वायवीय। कौन सा हो गया? पहला हो गया जलीय, दूसरा वायवीय और तीसरा, पहला हो गया जलीय आवास, दूसरा हो गया वायवीय आवास और तीसरा हो गया असामान्य आवास। अरे एल्गी की आवास की बात करें, एल्गी के आवासों को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हो गया जलीय, दूसरा हो गया वायवीय और तीसरा हो गया असामान्य आवास। यानी एक्वेटिक हैबिटाट, एरोबिक हैबिटाट और अनयूजुअल हैबिटाट, ठीक है। हम सर्वप्रथम बात कर रहे हैं जलीय आवास की। एक्वेटिक हैबिटाट की बात की तो वहां पर 2 प्रकार से जल दिख रहा है, एक तो स्थिर जल और एक प्रवाहित जल। स्थिर जल मतलब नदी, नाला, नदी, तालाब, पोखर आदि, और प्रवाहित जल मतलब नाले और झरने। इसके एग्जांपल जैसे कि क्लोरोफाइसी के सदस्य हो गए एक उडोगोनियम और कारा। हमने कल बताया था कि क्लोरोफाइसी में उडोगोनियम और कारा ये दोनों क्या है?
क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में बात करते हैं मिक्सोफाइसी की। मिक्सोफाइसी का रिवुलेरिया, ये भी कहां पर पाया जाता है? स्थिर जल में। प्रवाहित जल की बात की, पहला हो गया यूलोथ्रिक्स, दूसरा हो गया क्लेडोफोरा। ये दोनों कहां पर पाए जाते हैं? प्रवाहित जल में, नदी नालों में, झरनों में आदि में। दूसरे नंबर पर बात करें स्थलीय आवास। टेरिस्टीरियल हैबिटाट, या इसको बोलते थे वायवीय आवास। एरोबिक हैबिटाट, क्या बोल देते हैं? स्थलीय आवास, टेरिस्टीरियल हैबिटाट, या वायवीय आवास, या एरोबिक आवास। ये आवास क्या होते हैं? कुछ जमीन की सतह पर पाई जाती है इसके सदस्य, और कुछ जमीन की सतह पर, और तो कुछ जमीन की नीचे, मतलब भूमिगत आवास में। वो क्या करते हैं? CO2 अवशोषित करते हैं। अरे जो जमीन के अंदर पाया जाएगा वो CO2 तो अवशोषित करेगा। और सतही स्थलीय आवास और भूमिगत आवास, इसके दो प्रकार है। स्थलीय आवास है वो सतही स्थलीय आवास में स्थल की सतह पर, सरफेस पर पाया जाएगा। दूसरा है भूमिगत आवास, भूमि के अंदर पाया जाएगा। भूमि के अंदर पाया जाएगा वो किसको फिक्सेशन करेगा? CO2 का। किसका फिक्सेशन करेगा? CO2 का। उसके आगे बात करते हैं असामान्य आवास। असामान्य आवास क्या होता है? अनयूजुअल हैबिटाट। अनयूजुअल हैबिटाट जैसे बर्फ से आच्छादित आवास, जहां पे बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ से आच्छादित आवास। मैं लिख देता हूं अनयूजुअल हैबिटाट। अनयूजुअल हैबिटाट, बर्फ से आच्छादित आवास, वो किस में आएंगे? असामान्य आवास में। दूसरा है उच्च तापयुक्त आवास, जहां पे तापमान, टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा हो। जहां पे टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, वायुदाब क्या होगा? अरे भाई टेम्परेचर है वो प्रेशर के क्या होता है? व्युत्क्रमणपाती होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। छोड़ो इस बात को। बर्फ से आच्छादित आवास हो गए, उच्च तापयुक्त आवास हो गए, लवण युक्त आवास, जहां पे लवण की मात्रा ज्यादा होती है। समुद्री जल कैसा होता है? खारा, मतलब वो लवणीय जल है। या सेल या चट्टानों में। कुछ जंतुओं के शरीर में। अरे भाई जंतुओं के शरीर में कुछ ना कुछ शैवाल तो पाए जाएंगे। जंतुओं के शरीर के अलावा बात करते हैं पादप शरीर की। पादप शरीर में पाए जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं परजीवी, यानी पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे। ये क्या है? एल्गी का बात होगी, एल्गी के आवास की। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, एल्गी के सामान्य लक्षणों की बात कर रहे हैं हम। एल्गी के सामान्य लक्षणों में हमने कल पढ़ा था पर्णहरित युक्त स्वपोषी थैलसी पादप है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट था, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना रहा था, और अपना भोजन स्वयं बना रहा था तो हम उसे क्या बोल रहे थे? स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। थैलसी पादप क्यों बोला था? क्योंकि इसमें वास्तविकता ना जड़ व पत्तियों का क्या था? अभाव था। कोशिकीय विभेदन तथा सेवन उत्कोवैस्कुलर टिश्यू का भी अभाव था। ये सारी चीजें हमने कल बात कर ली थी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी की सामान्य जानकारी हमने कल बात कर ली थी। अब आगे आने वाली क्लास में हम बात करेंगे इसके जो 12 वर्ग थे। फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने जो क्लोरोफाइसी का क्लासिफिकेशन किया था, क्लोरोफाइसी एल्गी का क्लासिफिकेशन किया था, उसको वर्गीकृत किया था और उसने 12 वर्गों में बांटा था। वो कल क्लास में पूरे के पूरे 12 के 12 वर्ग हम पढ़ने वाले हैं। एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने 1935 में लक्षणों को आधार मानकर, इसके क्या क्या लक्षण थे, जो लक्षण हम कल वाली क्लास में पढ़े थे, उन लक्षणों को आधार मानकर क्लासिफाइड किया। इसके द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी मतलब संरचना और जो एल्गी शैवाल होता है उसमें जनन। अरे भाई एल्गी में जनन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसमें इसने प्रकाशित किया कि
एल्गी की थैलस की संरचना, उसका थैलस होता है वो किस प्रकार की संरचना होती है, उसकी किस प्रकार की आकृति, हर थैलस अलग अलग प्रकार का, अलग अलग आकृति का होता है। सेल में स्टोरेज फूड, स्टोरेज फूड की हमने बात की थी, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, फैट हो गया, ये क्या है इसमें एल्गी में संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। फ्लैजिला का प्रकार और उसकी संख्या, फ्लैजिला की प्रकार, किस प्रकार का फ्लैजिला पाया जाता है और फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है, उसके आधार पर इसने डिवाइड किया। अगला है सेल वॉल स्ट्रक्चर, कोशिका भित्ति की संरचना। अगला है शैवालों में उपस्थित प्रजनन की विधियां, कि उसमें जनन किस किस प्रकार के होता है, क्लोरोपाइसी, पियोपाइसी, रोडोपाइसी, इसकी बात छोड़ो, हमने कल कर ली थी। एल्गी, एल्गी को डिवीजन या फाइलम, उसका संघ कौन सा है, मेन चीजें याद कौन सी रखनी है आपको, ये जरूर याद रखना ही है, जैसे कि फाइटो हो गया, ये याद रखना है, फाइसी हो गया, ये याद रखना है, एल्स हो गया, ये याद रखना है, और एसी हो गया, ये याद रखना है, प्लांटी, ये तो याद रख लोगे तुम, वैसे मानो। डिवीजन फाइलम, संघ फाइटो हो गया, क्लास फाइसी हो गई, ऑर्डर एल्स हो गया, फैमिली एसी हो गई। ऊपर से नीचे मतलब डिवीजन से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो समान गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, और स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो समान गुणों में कमी आती है। अब ये इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूं मैं, क्लास यानी वर्ग, ऑर्डर यानी गण, फैमिली यानी कुल, जीनस यानी वंश, स्पीसीज यानी जाति, डिवीजन ये संघ हो ही गया, और किंगडम यानी जगत, और फाइलम डिवीजन यानी वर्ग, और फाइलम यानी संघ, ये बात एक ही है दोनों। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसके आवास की, एल्गी का आवास। एल्गी मुख्यतः जलीय भागों में पाया जाता है, अरे जहां पे नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर एल्गी पाया जाता है। एल्गी के आवासों को 3 भागों में बांट दिया, कितने भागों में, 3 भागों में। पहला जलीय आवास, दूसरा वायवीय आवास, और तीसरा असामान्य आवास यानी अनयूजुअल हैबिटाट। जलीय आवास की बात करते हैं तो जलीय आवास में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर जल में और दूसरा प्रवाहित जल में, एक स्थिर जल में और दूसरा प्रवाहित जल में। स्थिर जल की बात करते हैं तो जैसे नदी होगी, तालाब हो गया, पोखर हो गया, इसमें जल क्या होता है, स्थिर एक जगह होता है। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्लोरोफाइसिका उडोगोनियम और कारा, मिक्सोफाइसिका रिवुलेरिया। प्रवाहित जल की बात नाले हो गए, झरने हो गए, इसमें जल क्या होता है, हमेशा प्रवाहित होता रहता है, उसमें जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया और क्लेडोफोरा हो गया, ये क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। आगे बात करते हैं स्थलीय आवास की, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, या इसको बोलते हैं वायवीय आवास, एरोबिक हैबिटाट। अब इसकी बात करते हैं तो कुछ जमीन की सतह पर, इसके सदस्य एल्गी के सदस्य कुछ जमीन की सतह पर पाए जाते हैं और CO2 को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, CO2 को। वो हो गया सतही स्थलीय आवास और भूमिगत आवास। सतही स्थलीय आवास मतलब धरती की, भूमि की सरफेस पर, सतह पर पाए जाएंगे, और भूमिगत आवास मतलब भूमि की आंतरिक सतह में पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं असामान्य आवासों की, अनयूजुअल हैबिटाट की। अनयूजुअल हैबिटाट की बात करते हैं जैसे कि बर्फ से आच्छादित आवास हो गए, उच्च ताप युक्त आवास हो गए, लवण युक्त जहां पर लवणता की मात्रा ज्यादा हो वो आवास हो गए, सेल और चट्टाने हो गई, और जंतुओं का शरीर हो गया। और कोई ना कोई मतलब एल्गी जंतुओं के शरीर में पाया जाएगा, कोई ना कोई एल्गी पादपों के शरीर में पाया जाएगा, वो पादप शरीर हो गया। ये आवास है एल्गी के, परजीवी, पैरासाइट, इनके एग्जाम्पल आपको एक एक विस्तार से लिखाएंगे बिल्कुल। ठीक है साथियों, आगे आने वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं एल्गी के, जो फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने एल्गी को 12 वर्गों में बांटा था, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।